बेटा अब अपन अपना नेक्स्ट देखते हैं, रस समीकरण मिति के ही कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा उनकी बात कर लेते हैं। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। एक 1000 ग्राम सल्फर जिसमें 4% अशुद्धि है, के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु के आयतन की गणना करो यदि वायु में 21% ऑक्सीजन है। बेटा अब इधर देखो चक्कर क्या पड़ गया, आपसे बात करते हैं। बेटा यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है और इसमें दिक्कत कहां आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं। बेटा पहली बात तो ये क्वेश्चन 1000 ग्राम सल्फर 4% अशुद्धि, तो जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था बेटा, आपको याद हो तो 95% CaCO3 शुद्ध था, जिसका अपन ने 200 किलोग्राम लिया था। तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा। अशुद्धि कितनी है? 4%। सल्फर कितना है? 1000 ग्राम। यहां तक तो बात समझ में आती है बेटा। इसके बाद आज इसने ऑक्सीजन नहीं पूछी बेटा, वायु पूछ ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया और बाद में एक कंडीशन और दे दी, वायु में 21% ऑक्सीजन है, ये चीज नहीं डाल दी। तो बेटा अपन एक एक चीज करके देखते हैं, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है बेटा। तो पहले तो बेटा 4% अशुद्ध है, तो शुद्ध कितना हुआ? 96% ही तो हुआ भाई। 4% अशुद्ध है तो शुद्ध कितना हुआ? 96%, क्योंकि टोटल 100 है। और आपको पता है काम अपना किससे होता है? शुद्ध से होता है। तो मैं पहले शुद्ध निकाल लूं कितना है। तो अपन ने बोला 4% अशुद्ध अर्थात शुद्ध 96%। अब अपन बात कर रहे हैं 1000 का 96% कितना होगा बेटा? देखो 1000 का की जगह गुणा 96/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो बेटा यहां से कितना आया आपके पास? 960 ग्राम आया। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? आ गई इतनी बात समझ में? अब अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सल्फर का पूर्ण दहन कराना है, तो देखो बेटा S+O2 चेंज इनटू SO2। अभिक्रिया संतुलित है नहीं है पता करते हैं। एक परमाणु S, एक परमाणु S, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मामला बैलेंस है। ये तो मस्ट कंडीशन है कि अभिक्रिया संतुलित होनी ही चाहिए बेटा। अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तो फिर अपना काम नहीं हो सकता है। तो बेटा अपन ने इसके गुणांक लिख लिए 1 1 1। इसे क्या बोल दिया बेटा अपन ने? स्टोइकियोमेट्री मोल बोल दिया। अब अपन ने बेटा कैलकुलेटेड मोल निकाले, तो देखो कैलकुलेटेड मोल सल्फर कितना आ गया? 960 ग्राम आ गया। तो बेटा इससे मोल निकाले, ग्राम भार बटा परमाणु भार। तो यहां से कितने मोल आएंगे बेटा? यहां से 30 मोल आएंगे। आ गए क्या बेटा? 30 मोल सल्फर। अब ऑक्सीजन की तो बाद में बात होगी, वायु की बाद में बात होगी, तो फिर बात किसकी करें? एक की तो करनी पड़ेगी बेटा। हमें ऑक्सीजन दिख रहा है तो यहां से हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा अब ऑक्सीजन की बात करके देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है उस चीज को देखिएगा। हमने बोला चूंकि 1 मोल सल्फर के लिए, सल्फर हेतु आवश्यक O2
1 मोल। बोलो बेटा सही बात है क्या? 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 1 मोल। तो 30 के लिए कितने चाहिए होंगे? 30 ही चाहिए होंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, तब 30 मोल के लिए आवश्यक O2 कितना आएगा? 30 मोल ही आएगा। 30 मोल O2। समझ में आ गई क्या बात बेटा? अब ये 30 मोल O2 आया बेटा, हमसे ऑक्सीजन का आयतन पूछ रहा होता तो हम STP पर O2 का आयतन निकाल लेते। क्या बोलते? मोल बराबर कितना है? 30 बराबर O2 की बात कर रहा हूं। STP पर बात की जाए गैस के लिए तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। बोलो सही बात है क्या? इधर से गुणा करूं तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा लगभग 672 लीटर O2। सही बात है क्या? 30 चौके 120, जीरो हंसी लगी 12, 30 दूना 60, 60 12 72, 2 7 आ गई, 30 दूना 60, 60 और 7 67। सही बात है। तो बेटा क्वेश्चन समझना आप, पहले 4% अशुद्ध था तो यहां से अपन ने शुद्ध निकाल लिया, इतना ग्राम सल्फर शुद्ध आया, 960 ग्राम सल्फर शुद्ध है। समझ में आ गई बात? अब बेटा अपन इसमें आगे बात करें तो बेटा अब अपन इसमें यदि ये बात करें, यहां पे अपन को डायरेक्ट यदि ऑक्सीजन का आयतन पूछता तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका होता। इसने ऑक्सीजन का आयतन नहीं पूछा है बेटा अपन से, पूछा किसका है? वायु का आयतन। और उसमें भी एक चीज कंडीशन डाल दी कि वायु में 21% ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? तो बेटा वायु में 21% ऑक्सीजन है, इसको मैं देखो कैसे बोल सकता हूं कि 100 लीटर वायु है तो उसमें 21 लीटर ऑक्सीजन है। सही बात है ना भाई? वायु में 21% का मतलब यदि 100 वायु है तो उसमें 21% ऑक्सीजन है। देखो अब क्या बोला है मैंने? तो मैंने बेटा ऐसे बोल दिया 21 लीटर O2 हेतु आवश्यक वायु कितनी है? 100 लीटर। 21 लीटर O2 हेतु आवश्यक वायु 100 लीटर, तब 672 लीटर O2 हेतु आवश्यक वायु 100 बटा 21 गुणा 672 लीटर। सही बात है क्या बेटा? अब बेटा इसको अपन यदि थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा ये कितना मिलेगा देख लेते हैं। ये बेटा आ गया आपके पास 21 × 63 और 4 इधर गया, 21 दूना 42। तो बेटा यहां से मिल गया हमारे को 3200 लीटर वायु। समझ में आ गई क्या बात बेटा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। अपन को क्या बोला है बेटा? हमको बोला है 100 ग्राम सल्फर है जिसमें 4% अशुद्धि है, तो बेटा यहां से शुद्ध निकाल लिया इतना। फिर हमने बेटा सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमने आवश्यक ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए 30 मोल। फिर आवश्यक ऑक्सीजन के मोल से बेटा हमने आयतन निकाल लिया 672 लीटर। बेटा ये जो आयतन आया वो O2 का है, और क्वेश्चन ध्यान रखो क्या बोला है? आवश्यक वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या डाल दी हमारे को कि 100 लीटर वायु में 21 लीटर ऑक्सीजन है। इसका मतलब 21 लीटर O2 के लिए आपको वायु कितनी चाहिए? 100 लीटर। तो 672 लीटर O2 के लिए आपको कितनी वायु चाहिए? 3200 लीटर वायु चाहिए। ये आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो अपनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा उतना मजा आएगा। समझ में आई बात? अपन को ऐसे नहीं है इजी इजी क्वेश्चन करने और अपना काम हो गया बेटा। अपन को इजी हार्ड सब टाइप के क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे। चलूं आगे बेटा? पक्का करूं रफ इसको? तो बेटा इसको रफ करता हूं और आगे चलता हूं। देखे तो बेटा अपन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ जी, देखिएगा 1 लीटर CO व CO2 गैस के मिश्रण को रक्त तप्त
चारकोल से गुजारने पर मिश्रण का आयतन 1.4 लीटर हो जाता है यदि अवयव समान ताप व दाब पर लिए गए हैं। तब अवयवों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डन बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बेटा CO और CO2 दोनों कितना है बेटा मिश्रण 1 लीटर है। डन। दोनों का योग 1 लीटर है। इसमें बेटा मैं ऐसा मान लूं क्या, देखो एक बार, माना CO का आयतन x लीटर, तो बेटा उस केस में CO2 कितना रह जाएगा, तब CO2 का आयतन 1 माइनस x लीटर। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। दोनों का मिश्रण 1 लीटर था, ये x है तो CO2 कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस x हो जाएगा। समझ में आती है बात? अब बेटा अपन इसकी बात करते हैं कि सर ये रक्त तप्त चारकोल क्या है। बेटा कार्बन का अपर रूप होता है जो ठोस अवस्था में होता है। कार्बन के अपर रूप जो आपने 9th-10th में पढ़ा है ठोस अवस्था में होता है, उसे बोलते हैं चारकोल। और जब बेटा उसको इतना गर्म कर दिया जाए कि वो लाल हो जाए तो उसे बोलते हैं रक्त तप्त चारकोल। समझ में आ गई बात? तो बेटा अब अपन जब इसे रक्त तप्त चारकोल से गुजारेंगे तो बेटा दोनों की अभिक्रिया अलग अलग होगी। CO अलग अभिक्रिया करेगा, CO2 अलग अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करके क्या देगा उसकी बात कर रहे हैं। बेटा पहले हमने CO की अभिक्रिया कराई रक्त तप्त चारकोल से, तो CO प्लस C बेटा अभिक्रिया ही नहीं होती है, याद रखें। जब बेटा अपन ने CO2 की अभिक्रिया करवाई रक्त तप्त चारकोल से तो CO2 प्लस C 2CO आ गया। दोनों की अभिक्रिया देखनी पड़ेगी ना बेटा। तो अब बेटा देखो इधर से 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया ही नहीं हुई है, तो बेटा जो x लीटर था वो x का x लीटर हमारे को दोबारा मिल गया। बोलो बेटा सही बात है ना? अभिक्रिया ही नहीं हुई है तो x का x लीटर हमें दोबारा मिल गया। ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही जब CO2 की अभिक्रिया कराई रक्त तप्त चारकोल से तो बेटा क्या हुआ, अभिक्रिया हो गई, संतुलित अभिक्रिया है। यहाँ 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री मोल की बात करूं मैं, सही बात है बेटा। और आपको पता है जो स्टोइकियोमेट्री मोल है वही आयतन को प्रदर्शित करते हैं। तो एक ये भी बोल सकते हैं हम, एक आयतन से 2 आयतन बन रहा है, सही बात है। तो 1 माइनस x आयतन से कितना बनेगा, तो देखो 1 से बन रहा है 2, तो 1 माइनस x से कितना बनेगा बेटा, तो 1 माइनस x से बनेगा 2 इंटू 1 माइनस x लीटर। समझ में आ गई क्या बात भाई? 1 से बन रहा है 2, दुगना हुआ, तो 1 माइनस x से कितना बन जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस x बन जाएगा। तो इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देखिएगा, रक्त तप्त चारकोल से गुजारने के पश्चात क्या हो गया, देखो बेटा x तो ये की ये मिल गया, ये बेटा डबल हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और मिश्रण का आयतन कितना हो जाता है गुजारने के बाद, 1.4 लीटर हो जाता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1.4 लीटर। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसको सॉल्व किया तो x प्लस 2 माइनस 2x बराबर 1.4 लीटर, सही बात है बेटा। तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो आपका बेटा x तो आ जाएगा 0.6 लीटर, और x का मतलब कौन आ गया, CO, सही बात है बेटा। और जबकि 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, बात करते हैं, CO2 मतलब 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 0.4 लीटर। डन बेटा। अब यहां से बेटा हम CO और CO2 का परसेंट निकालें तो देखो परसेंट CO कैसे, खुद का बटा टोटल इंटू 100, तो बेटा यहां से आया 60%। ऐसे ही CO2 का निकालूं, खुद का बटा टोटल
इंटू 100, तो यहां से आया बेटा 40%। समझ में आई बात बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। आपको बोला CO और CO2 गैस का मिश्रण है जो कितना है 1 लीटर है। इसको जब रक्त तप्त चारकोल से गुजारते हैं बेटा तो मिश्रण का आयतन 1.4 लीटर हो जाता है। यदि अवयव समान ताप और दाब पर लिए गए हैं तब अवयवों का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है। तो बेटा हमने बोला दोनों का मिश्रण 1 लीटर है, COX है तो CO2 कितना हो जाएगा 1 - x। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा बेटा। दोनों की मैंने रक्त तप्त चारकोल से क्रिया करवाई, CO ने क्रिया की, अभिक्रिया नहीं हुई, x का x लीटर हमें मिल गया। CO2 ने क्रिया की तो डबल मिल गया, 1 से 2 है तो 1 - x से 2 × 1 - x मिला। तो मिश्रण गुजारने के बाद में कितना हो गया, x तो इसका आया, 2 × 1 - x इसका आया, और आयतन 1.4 लीटर क्वेश्चन में दिया है। यहां से आपने x निकाला जो CO है, 1 - x निकाला जो CO2 है, फिर इनका परसेंट निकाला। समझ में आ गई बात? परसेंट निकालने का तरीका जितना नंबर आए वो बटा टोटल इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंट। तो इस तरीके से बेटा अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। कोई दिक्कत बेटा किसी को? पक्का? चलूं आगे। तो बेटा अब अपन इसमें आगे देखते हैं, देखें रफ करूं बेटा इसको। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जाते हैं, इस चीज का खास ख्याल रखें भाई। आगे देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। दस ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। कोई आपसे पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला पूछे क्या होता है तो याद रखें KClO3। 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट के तापीय वियोजन पर NTP पर 2.24 लीटर ऑक्सीजन गैस बनती है। तब KClO3 की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। यही दिया है बेटा। तो बेटा अब अपन इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं, देखिए कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखिएगा बेटा, पहले तो मैं पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया लिखूं। बेटा समझो अभी तक मैंने जो आपको जैसे सल्फर 4% शुद्धि वाला करवाया, लाइमस्टोन 95% शुद्ध वाला करवाया, बेटा उसमें परसेंटेज दिया हुआ था और फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ी। आज वैल्यू दे रखी है, फिर परसेंटेज पे जाना है। यही क्वेश्चन रिवर्स किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज बेटा जो तीनों क्वेश्चन कराए हैं, तीनों बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चारों जो भी, चाहे सल्फर वाला है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट वाला है, चाहे पोटेशियम क्लोरेट वाला है, ये तीनों चारों अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो बेटा इसकी अभिक्रिया लिखता हूं, KClO3। बेटा जब तापीय वियोजन होता है इसका तो क्या देता है ये, KCl + O2। बैलेंस करें 3O2 और यहाँ पे लगा दो 2KCl, यहाँ पे 2। देखो देखिए बैलेंस है क्या, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 Cl 2 Cl,
2 तिया 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो मामला बैलेंस हो गया। चलूं आगे, आपको ऑक्सीजन कितनी दी है, 2.24 लीटर ऑक्सीजन दी है एनटीपी पर, सही बात है बेटा। तो संतुलित अभिक्रिया के बेटा मैंने स्टोइकियोमेट्री मोल लिखे, कितने कितने आएंगे, 2 2 3। संतुलित अभिक्रिया के मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, स्टोइकियोमेट्री मोल लिख रहा हूं, तो कितने कितने आए, 2 2 और 3 आए बेटा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलूं आगे, आगे देखते हैं बेटा। कैलकुलेटेड मोल लिख रहा हूं बेटा। बेटा एनटीपी पर दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर आयतन, सही बात है क्या? तो यहां से बेटा 0.1 मोल आए। भैया एनटीपी पर आयतन इतना दिया है, 22.4 लीटर होता है, भाग लगाया तो 0.1 मोल आ गया। बेटा रिलेशन किन किन में देखना है बेटा हमको, बेटा इन दोनों में हमको रिलेशन देखना है, यही बात है बेटा। अपन 10 ग्राम काम में नहीं लेंगे बेटा, ये तो हमारे को दिया गया है कुल। जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि हमारे पास 100 में से 80 मार्क्स आए मान लो, तो ये 100 मार्क्स है, आए कितने चाहिए कितने वो निकालेंगे, फिर परसेंटेज लिख लेंगे। समझ में आ रही है थोड़ी बात? तो देखो बेटा अब मैंने इन दोनों में रिलेशन चालू किया, क्या 3 मोल O2 हेतु आवश्यक KClO3 कितना है बेटा, 2 मोल, सही बात है। 3 मोल O2 हेतु आवश्यक KClO3 कितना है बेटा, 2 मोल है। तब 0.1 मोल हेतु आवश्यक KClO3, 3 के लिए 2 मोल चाहिए थे, तो 0.1 के लिए कितने चाहिए होंगे KClO3 के, तो 2/3 गुणा 0.1 मोल। तो बेटा यहां से कितना मोल आ गया आपके पास, यहां से मोल आए बेटा आपके पास 2/30 मोल, या इतना ही लिख लो, इतने मोल आ गए KClO3 के, ये लेके चल। अब बेटा यहां से हमने निकाला मोल, वजन निकालना चाह रहा हूं KClO3 के लिए, किसके लिए, पोटेशियम क्लोरेट के लिए। तो मोल तो आए 2/3 गुणा 0.1, मोल बराबर ग्राम भार बटा अणुभार, और अणुभार कितना होता है KClO3 का बेटा, 122.5, याद रखें, 39 इसका, 35.5 इसका, और 16 48 इसका। तो बेटा इनको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे बेटा कितना आएगा अपने पास, 122.5 आता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना ग्राम आता है देखो, तो बेटा ये ग्राम भार आया आपके पास, ग्राम भार आया 2/3 गुणा 0.1 गुणा 122.5, तो बेटा ये आपके पास आएगा 8.16 ग्राम KClO3। समझ में आ गई क्या बात बेटा? मतलब 3 मोल O2 या 2.24 लीटर O2 के लिए हमें कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता है, 8.16 ग्राम, और अपने ने लिया कितना है, 10 ग्राम। तो हमारा कितना परसेंट शुद्ध है, मतलब 10 ग्राम हम ले रहे हैं, जब काम में 8.16 ग्राम ही आया है, पूरा नहीं आया। यदि 8.16 लेते और 8.16 काम में आ जाता तो कितनी प्रतिशत शुद्धता हो जाती, 100%। लेकिन लिया 10 है, काम में 8.16 ही आ रहा है, बाकी अशुद्ध रहा है। तो बेटा इससे मैं बोल सकता हूं KClO3 की प्रतिशत शुद्धता ग्राम भार बटे ये इंटू 100, तो यहां से आया बेटा 81.6%। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? डन। दोबारा समझ लो, हमने पोटेशियम क्लोरेट के लिए बात की है, इतना O2 का आयतन दिया है, तो हमने पोटेशियम क्लोरेट का तापीय वियोजन किया। हमने क्या बोला, 3 मोल O2 के लिए 2 मोल KClO3 चाहिए, तो इतने मोल के लिए कितने मोल KClO3 चाहिए, इतने मोल। इससे वजन निकाला तो इतना ग्राम आया। बेटा 10 ग्राम हमने लिया था, तो 8.16 ग्राम उसका काम का था, बाकी अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध का परसेंट कितना हुआ, जितना काम आया वो बटा टोटल इंटू 100। समझ में आ रही है क्या बात? बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे बेटा प्रतिशत शुद्धता या इस टाइप की बात की जाएगी। डन बेटा, क्लियर हो गया ये? KClO3 का क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, तापीय वियोजन कैसे किया है, उसके बाद में क्वेश्चन कैसे किया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अणुभार 122.5 आएगा, वो कैसे आएगा,
इसका 39, इसका 35.5 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 48। तो इस अकॉर्डिंगली बेटा अपन बात करेंगे। समझ में आती है बात? डन। तो बेटा इस तरीके से अपन ने ये 3-4 क्वेश्चंस की बात की है। ओके बेटा, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी में एक टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति में ही सीमांत अभिकर्मक और आधिक्य अभिकर्मक, अपन उसको भी देखते हैं। इसी में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, बाकी सेम चीजें यही रहेंगी। देखते हैं उसको भी। एक बार पहले ये क्वेश्चन देख लो। रफ करो बेटा इसको। डन। बेटा आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अपना इसी में बेटा टॉपिक बात कर रहे हैं अपन सीमांत अभिकर्मक तथा आधिक्य अभिकर्मक। बेटा इन दोनों की बात कर रहे हैं। पहले इनकी मॉड्यूल में क्या परिभाषा दी हुई है बेटा उसकी बात करेंगे, फिर अपन बेटा इसको अपने टॉपिक में लेके चलेंगे कि किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा बेटा, पहले इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। एक बार परिभाषा लिख के पहले थ्योरी बता दूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। सीमांत अभिकर्मक बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और शॉर्ट में बोलते हैं LR। डन बेटा। क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं। वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, पूर्ण रूप से खर्च हो जाए या समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, अर्थात जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, वह बेटा क्या कहलाता है, वह सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट या LR कहलाता है। समझ में आ गई बात बेटा। आधिक्य अभिकर्मक की बात करूं, आधिक्य अभिकर्मक क्या बोलता है देखिएगा। आधिक्य अभिकर्मक इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, शॉर्ट में बोलते हैं ER। डन। इसकी बात करें बेटा, वह अभिकर्मक जो पहले ही पूर्ण रूप से खर्च हो जाए, समाप्त हो जाए या जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, उसे तो बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। और कौन सा है बेटा, वह अभिकारक जो अभिक्रिया
पूर्ण होने के बाद भी वह अभिकारक जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी शेष रह जाए उसे आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आ गई बात? पूर्ण होने के बाद भी शेष रह जाए। डन। याद रखें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। किसके लिए? सीमांत अभिकर्मक के लिए। इसे आपको एमटीआर रखना है, याद रखना है। बेटा पहली बात तो ये आती है कि सर ये हमारे यूज में कहाँ आएगा। आपने बोला रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति वाला ही टॉपिक है, तो वहां पे ये कैसे यूज आएगा? अभी तक भी तो हम आंसर निकाल रहे। बेटा जब आपके पास रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा अभिकारक की बात करें और फिर हमको बोले कि उत्पाद के बारे में बताओ, तो बेटा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभिकारक दो हैं, कौन से के अकॉर्डिंग उत्पाद बनाएं। तो बेटा उसमें हमारे को चूज करना पड़ेगा सीमांत अभिकर्मक और आधिक्य अभिकर्मक। समझ में आती है बात? ये मैं भी आपको बताऊंगा एक उदाहरण से। याद रखें इसमें बेटा आगे क्या बोला है? जब भी प्रश्न में कुछ ना कहा जाए तब उत्पाद हमेशा एलआर के अनुसार बनता है। ये इतना याद रखें। जब भी प्रश्न में आपके पास ज्यादा जानकारी नहीं हो और दो अभिकारक दे रखे हैं और अपन को कंफ्यूजन है कि कौन से अभिकारक के अनुसार उत्पाद बनाया जाए, तो याद रखें हमेशा उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनेगा? एलआर के अनुसार उत्पाद बनता है। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे पक्का? तो बेटा एक बार ये देख लीजिए, आपके मॉड्यूल में भी लिख रखा है सीमांत अभिकर्मक अर्थात वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, अर्थात जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, उसे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट या एलआर कहते हैं। वहीं बेटा आधिक्य अभिकर्मक की बात की जाए, आधिक्य अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी शेष रह जाए, उसे बेटा क्या कहा जाता है? आधिक्य अभिकर्मक कहा जाता है। जब भी प्रश्न में एक से ज्यादा अभिकर्मक की बात करे और आपको कुछ भी नहीं कहे, तो बेटा उत्पाद हमेशा एलआर के अकॉर्डिंग बनाना है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? पक्का? इसे रफ करूं? क्लियर है बेटा? तो बेटा इसमें अपन आगे चलते हैं। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये हमारे पास उपयोग में कहाँ आएगा, फिर अपन इसको रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से रिलेट करेंगे, संबंध करेंगे। रफ कर रहा हूं बेटा इसको। देखिएगा बेटा एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। बेटा हमको बोला A+2B चेंज इनटू उत्पाद। ये आपको कोई अभिक्रिया दी है, एक बार समझने की कोशिश कर। डन। इस अभिक्रिया से क्या समझ में आता है बेटा? 1 मोल A 2 मोल B के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद का 1 मोल बनाता है। समझ में आ गई बात बेटा? मैंने क्या बोला? 1 मोल A B के 2 मोल के साथ क्रिया करके उत्पाद का 1 मोल बनाता है। बेटा अकेला A उत्पाद नहीं बना सकता, अकेला B उत्पाद नहीं बना सकता। समझ में आ गई बात बेटा? अब मैंने बेटा आपको बोल दिया कि मैंने 5 मोल तो ले लिए A, डन बेटा, और 15 मोल ले लिए B, तब बेटा अभिक्रिया की बात की है। तो बेटा आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कैलकुलेटेड मोल इसके भी आ गए,
इसके भी आ गए। तो सर उत्पाद तो इसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है, उत्पाद इसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है अभिक्रिया रस समीकरण मिति से, जो अभी तक आपने सिखाया। तो किसके अकॉर्डिंग बना है? आंसर दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रहा है। तो बेटा इस स्थिति में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सीमांत अभिकर्मक या आधिक्य अभिकर्मक की। अर्थात जब अभिक्रिया में एक साथ दो अभिकारकों की बात कर ली जाए तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनाना है। उस स्थिति में उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा? सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग। तो हम पहचाने कैसे कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, आधिक्य अभिकर्मक कौन है? समझ में आती है बात बेटा? तो देखिएगा बेटा, इसको समझाने के लिए एक चीज बेटा, यदि अपन इसमें बात करें तो मैं ये बोल दूं इसके 1 मोल तो इसके 2 मोल, इसके 1 मोल तो इसके 2 मोल, या ऐसे बोल दो 1 मोल तो 2 मोल, इसके 2 मोल तो इसके 4 मोल, इसके 3 मोल तो इसके 6 मोल, इसके 4 मोल तो इसके 8 मोल, इसके 5 मोल तो इसके 10 मोल। बेटा एक बार समझना बेटा, ए के आपने 5 मोल ही लिए हैं, वो यहां पे खत्म हो गए। ये ए ही तो था आपका और ये बी था आपका। ए के 5 मोल खत्म हो गए। ए के 5 मोलों ने बी के कितने मोल काम में लिए? 10 मोल काम में लिए। तो बेटा अब अपन बात करें, ए के शेष मोल कितने हैं? 0, जबकि बी के 10 मोल काम में आए, 15 लिए थे, 5 मोल शेष रह गए। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। मैंने बोला ए का 1 मोल बी के 2 मोल के साथ क्रिया करके 1 मोल उत्पाद बनाता है। अकेला ए भी उत्पाद नहीं बना सकता है, अकेला बी भी उत्पाद नहीं बना सकता है। समझ में आ गई बात? ए के 5 मोल लिए थे, बी के 15 लिए थे, तो ए के 5 मोल जब खत्म होंगे तब बी के 10 मोल खत्म हो चुके होंगे, तब ए के शेष मोल कितने रहे होंगे? 0, और बी के शेष मोल कितने रहे होंगे? 5। अब देखिएगा, जब अभिक्रिया में 2 अभिकारक हों और जो अभिकारक पहले ही समाप्त हो जाए, अर्थात जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, उसे बोला जाएगा बेटा क्या? सीमांत अभिकर्मक, अर्थात LR, अर्थात लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी शेष रह जाता है उसे बोला जाएगा आधिक्य अभिकर्मक, अर्थात आधिक्य ER, अर्थात एक्सेस रिएजेंट। बेटा इधर अभिक्रिया रुक कैसे गई? मैंने बोला अकेला A उत्पाद नहीं बना सकता, अकेला B उत्पाद नहीं बना सकता, दोनों साथ होंगे तभी उत्पाद बनेगा। तो जब बेटा A खत्म हो गया तो अब चाहे B कितना ही बचा हो, B अकेला उत्पाद नहीं बनाएगा। इसलिए बेटा अभिक्रिया में पहले A खत्म हुआ, इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक बोला, जबकि इसे आधिक्य अभिकर्मक बोला। समझ में आ गई बात बेटा कि सीमांत अभिकर्मक और आधिक्य अभिकर्मक कब काम में आएंगे, कैसे अपन पहचान रहे हैं। तो बेटा ऐसे पहचानेंगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो इसकी आपको एक आज ट्रिक बताते हैं जिससे बेटा पहचानना इजी हो जाए। समझ में आती है बात बेटा? फंडा समझ में आ गया कि सीमांत अभिकर्मक आधिक्य अभिकर्मक क्या है। अब परिभाषा अप्लाई कर लो कि जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाए या जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए उसे क्या कहा जाता है? सीमांत अभिकर्मक। और जो अभिक्रिया रुकने के बाद भी शेष रह जाए उसे क्या कहा जाता है? आधिक्य अभिकर्मक। और मैंने नोट लिखवाया था कि जब भी प्रश्न में कुछ जानकारी नहीं दी जाए तो उत्पाद हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनता है? LR के अकॉर्डिंग बनेगा। क्यों बेटा? जब LR अर्थात सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया आगे चलेगी ही नहीं, तो उत्पाद वहीं तक मिलेगा। इसलिए हमेशा उत्पाद हम सीमांत अभिकर्मक के अनुसार बनाते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? पक्का? तो अब बेटा हम जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, उनमें हम कैसे LR और ER पता कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं। देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। हम बेटा क्या क्या लिखते हैं?
रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरण मिति में हमने सीखा था, एक तो स्टोइकियोमेट्री मोल और एक कैलकुलेटेड मोल। तो बेटा याद रखें, सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए हम स्टोइकियोमेट्री मोल बटा कैलकुलेटेड मोल का अनुपात, बेटा ये सॉल्व करेंगे, अनुपात स्टोइकियोमेट्री मोल बटा कैलकुलेटेड मोल का अनुपात देखते हैं तथा जिस अभिकारक हेतु यह मान कम होता है, न्यूनतम होता है, वह एलआर होता है। ठीक है, न्यूनतम वाला, तथा अधिक मान वाला ईआर होता है। बेटा इसे क्वेश्चन में भी करके बताऊंगा। अभी आपको सीमांत अभिकर्मक और आधिक्य अभिकर्मक में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसके क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी बस आपको रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरण मिति के जितने क्वेश्चन कराए, जो पोटेशियम क्लोरेट की शुद्धता वाला था जिसमें 81.6% आंसर आया था, वहां तक करना है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इसके भी बहुत सारे 5-10 क्वेश्चन करवाऊंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको क्या करना है बेटा, सीमांत अभिकर्मक आधिक्य अभिकर्मक अर्थात स्टोइकियोमेट्री मोल और कैलकुलेटेड मोल का अनुपात लेना है। ये अनुपात का मान जिसके लिए कम आएगा वो एलआर और जिसके लिए अधिक आएगा वो ईआर होगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे पक्का? तो बेटा अब इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पास बेटा सीमांत अभिकर्मक आधिक्य अभिकर्मक की थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या है, ये मेरे पे छोड़ दो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें काफ़ी चीज़ें करवाऊंगा। समझ में आती है बात बेटा? बहुत है आज के लिए, ठीक है? तो एक बार यहाँ तक देख लो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो फिर बाकी की बातचीत करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।